नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो अपना एग्रीकल्चर का चैप्टर संख्या 7 चल रहा था, पादपों में आवश्यक पोषक तत्व है, उसमें हम अभी तक जो हमने पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, उनके बारे में विस्तार से, इसके अलावा स्वरूप पढ़ ली, उनके कार्य के बारे में, आवश्यक पोषक कार्य क्या है उनके बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज हम ऐसा करेंगे कि जो वर्ग पोषक तत्व हैं उनके कार्य में कमी के लक्षण पढ़ेंगे, यानी एक एक तत्व लेंगे, एक एक तत्व के कार्य पढ़ेंगे, उसकी कमी के लक्षण पढ़ेंगे और इसके अलावा उसकी हानियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का अभिप्राय है आज की इस क्लास में दोस्तों, आज हम जो चालू करेंगे वो है वर्ग पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के लक्षण। वर्ग पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के लक्षण पढ़ेंगे। अब देखो वर्ग पोषक तत्व में कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं NKP या NPK पढ़ते हैं, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की बात करेंगे सबसे पहले। अब इनमें हम एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे पहले नाइट्रोजन पूरा पढ़ लेंगे, फिर फास्फोरस पूरा पढ़ लेंगे, फिर पोटेशियम पूरा पढ़ लेंगे, फिर कॉपर पूरा पढ़ेंगे, फिर जिंक पढ़ेंगे, फिर मैग्नीज पढ़ेंगे। इन सभी तत्वों के क्या, उन सभी तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण हमें विस्तार से पढ़ेंगे। किस किस के, सभी प्रकार के सभी प्रकार के जो वर्ग पोषक तत्व हैं उनके कार्य और कमी के लक्षण पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जो चालू करेंगे वो हम सबसे पहला तत्व जो काम में लेंगे वो लेंगे नाइट्रोजन। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है नाइट्रोजन पढ़ेंगे, यानी मेरे कहने का अभिप्राय है नाइट्रोजन के कार्य पढ़ेंगे पेड़ पौधों में और उसके कमी के लक्षण पढ़ेंगे और इसकी अधिकता के क्या प्रभाव है वो भी साथ में जान लेंगे। अधिकता के क्या प्रभाव वो भी जान लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में, सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे नाइट्रोजन है वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट रहता है, 80% पाया जाता है, पहली बात आपको याद होना चाहिए। वैसे आपको पता भी इस चीज के बारे में तो कि वायुमंडल में लगभग 80% है वो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन ही। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इसको मैं ऐसा कह रहे, दूसरी बात कि नाइट्रोजन के बिना पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है। नाइट्रोजन के बिना, नाइट्रोजन के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। जब जैसे मान लो अपने पास अपनी बात करें तो अपने ऑक्सीजन होना जरूरी है। श्वसन में ऑक्सीजन लेते, जब ऑक्सीजन अपने को नहीं मिलेगी तो अपना जीवन है, अपने जो लाइफ है वो क्या है, काम की नहीं है। मैं ऐसा कर दो ऐसा वो है। वैसे ही यहाँ पर हम पेड़ पौधों के लिए क्या है तो वो है नाइट्रोजन अगर नहीं है तो पेड़ पौधों का जीवन क्या है, असंभव है। पेड़ पौधे क्या है, उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें कि नाइट्रोजन है यह सभी जीवों, सभी जीव, जैसे इसमें तो हम भी आ गए, सजीव आ गए, सारे सजीवों में प्रोटीन, एक तो कौन सा है, प्रोटीन है, इस यानी जो प्रोटीन से है का आवश्यक अंग है। यानी इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना, पहली बात हमने कहा वायुमंडल में लगभग 80% ही पाए जाते हैं। दूसरा हमने कहा नाइट्रोजन के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है। तीसरा कहा यह है नाइट्रोजन है और जीवों में प्रोटीन्स का आवश्यक अंग है। यानी प्रोटीन होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, प्रोटीन्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो क्या
होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो अपने पास जो नाइट्रोजन है उसके बारे में बात करेंगे, जो प्रोटीन है और एमिनो एसिड से बना होता है, और एमिनो एसिड में एमिनो समूह है वो नाइट्रोजन से बना होता है, NH2 समूह होता है, ठीक है ना। तो अगर नाइट्रोजन होता है एमिनो समूह नहीं होगा, और एमिनो नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें, सभी प्रकार की मृदाओं में, सभी प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन, सभी प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। अतः है नाइट्रोजन कितनी मात्रा में रहेगी, 1.0 से 5.0 तक, यानी इसकी मात्रा है कमी होती है, जिसकी मात्रा 1.0 से 5.0, 1.0 से 5.0 प्रतिशत तक होती है। इसकी मात्रा कितनी रहेगी, 1.0 से 5.0 प्रतिशत तक होती है। यानी पेड़ पौधों के लिए जो नाइट्रोजन का अहम भाग है या अहम चीजें हैं वो ये है। सबसे पहली बात हमने कहा लगभग 80% भाग है, दूसरा नाइट्रोजन बिना पौधों का जीवन संभव है, तीसरा हमने कहा प्रोटीन इसका आवश्यक अंग है, चौथा हमने कहा सभी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसा नहीं कि कोई मृदा ऐसी उसमें पहले से नाइट्रोजन खूब है तो वायु में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं, सभी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसका मान 1.0 से 5.0 प्रतिशत तक होता है, जिसका मान कितना होता है 1.0 से 5.0 प्रतिशत तक होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखो बात करेंगे, ये सारी बात होने के बाद में, यानी ये सारी बात अपने पास दिमाग में ये सवाल आता है कि जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में, कौन से अवेलेबल फॉर्म कौन सा, सुलभ रूप कौन सा उनका। तो नाइट्रोजन का सुलभ रूप की बात करेंगे, सुलभ रूप यानी अवेलेबल फॉर्म है वो कैसे है, पेड़ पौधों में किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होता है या किस रूप में नाइट्रोजन है को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, ये बात हम बात करेंगे। सुलभ रूप का होता है अवेलेबल फॉर्म, और अवेलेबल फॉर्म का होता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे या पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करने का कार्य करते हैं, बात करेंगे तो हम ये कहेंगे पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन, किसके द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन है वो मुख्य रूप से या मुख्यतः है किस रूप में ग्रहण होता है। देखो हमने ये लिखा पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन मुख्यतः है, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन मुख्यतः है, किस रूप में मिलेगा अपने को, मुख्यतः एक तो क्या रहेगा नाइट्रेट, किस रूप में मिलेगा नाइट्रेट, क्या सूत्र होता है NO3 माइनस, एक तो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा अपने को, इसके अलावा अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है NH4 प्लस, अमोनियम के रूप में अवशोषित किया जाता है, किया जाता है। देखो हमने जो सबसे अच्छी बात कही है वो है सुलभ रूप, अवेलेबल फॉर्म है, यानी नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों को किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्राप्त होता है, कि वो उसका कैसे ग्रहण करते हैं उसको, उसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों की जड़ों द्वारा, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन मुख्यतः, जो नाइट्रोजन होता है वो मुख्य रूप से किस रूप में मिलेगा, नाइट्रेट द्वारा, नाइट्रेट के फॉर्म मिलेगा NO3 माइनस, जैसे अमोनियम नाइट्रेट के बाद नाइट्रेट अलग होता है अमोनियम, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होगा और एक अमोनियम के रूप में प्राप्त होता है, एक किस रूप मिलेगा अमोनियम के रूप में अपने को प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होकर क्या है पेड़ पौधे इसको अपने जड़ द्वारा अवशोषित
कर लेते हैं और उनको क्या ग्रहण कर लेते हैं। ये बातें अपने पास क्या होगी, नाइट्रोजन के बारे में होगी। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन का जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या कार्य है, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं कि बेटा आपने समझ लिया होगा, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन का पेड़ पौधों में कार्य। अब हम बात करेंगे कार्य, नाइट्रोजन का कार्य की चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन क्या क्या कार्य करता है, पेड़ पौधे में नाइट्रोजन क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या अपना कार्य दर्शाता है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कार्य इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा कार्य है वो ये है वानस्पतिक वृद्धि। पहला कार्य क्या है, वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। जब नाइट्रोजन परसेंट अच्छा रहेगा, जैसे अपनी फसल है, फसल हमने बो दी, जब अपने भूमि में फसल बो दी हमने, बोने के बाद हम देखते हैं कुछ फसल है वहां उनकी वृद्धि क्या है, पूरी नहीं हो पा रही है, वृद्धि धीमी गति से हो रही है, वृद्धि क्या है, नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। इसका मतलब इसका पहला कार्य अगर नाइट्रोजन पर्याप्त होती तो क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि तेजी से, वानस्पतिक वृद्धि है वो क्या होती, तेजी से होती, तेजी से होती। पहला कार्य क्या है, ये नाइट्रोजन है वो वानस्पतिक वृद्धि को तेजी से करने का कार्य करता है, वृद्धि को तेज गति से संपन्न करने का कार्य करता है। मेरे कहने का अभिप्राय, वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। कैसे होती है, तेजी से कौन होती है, वानस्पतिक वृद्धि किस प्रकार से होती है, तेजी से होती है। दूसरी बात करें तो वो बात हम ये करेंगे, जो पत्ती है, पत्ती का रंग यानी पत्तियां हैं उनका रंग, पत्ती में उपस्थित पर्णहरित या पत्ती में जो हरा रंग है, हरे रंग, ये कौन, किसके कारण, पर्णहरित के कारण। हरा रंग किसके कारण है, पर्णहरित के कारण है। पत्ती में जो हरा रंग है और प्रोटीन की संरचना में मुख्य है, हरा रंग वो है प्रोटीन की संरचना में मुख्य है। यानी कहने का अभिप्राय ये हो गया, जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जो पत्तियां उसका हरे रंग को बनाए रखने का कार्य करता है, और प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में क्या है, अहम योगदान निभाता है। और क्योंकि नाइट्रोजन से एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटोप्लाज्म, तो हम कहेंगे क्या, क्योंकि कह देंगे या इससे कह देंगे, इससे जो अपने पास यानी नाइट्रोजन से है, नाइट्रोजन से क्या एमिनो अम्ल, नाइट्रोजन से क्या है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन या प्रोटीन्स लिख दो, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन्स है, प्रोटोप्लाज्म है, इसके अलावा एल्केलॉइड्स का निर्माण होता है। वह एल्केलॉइड्स का निर्माण होता है। देखो इसमें दो हमने कार्य जान लिए। पहला कार्य तो क्या था, हरे रंग, हरे रंग का होता है, जैसे मैग्नीशियम होता है, हरे रंग का उत्तरदायी किस कौन होता है, मैग्नीशियम होता है, प्रणलिक मैग्नीशियम बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। लेकिन क्या है, उसको बनाए रखने का कार्य भी क्या है, नाइट्रोजन भी करता है। इसके अलावा प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी इसका मुख्य घटक है। और हमने ये लिखा नाइट्रोजन से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म और एल्केलॉइड्स का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के द्वारा क्या होगा, एमिनो एसिड है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है और
उनका भी क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम कहें नाइट्रोजन 3 नंबर बात करें इसकी। थर्ड कार्य, इसका तीसरा कार्य बात करें वो यह है पत्ती वाले सब्जी के गुणों वर्ग, यानी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करते हैं। यानी जो सब्जियां होती हैं उनमें जिसमें लीफ यानी पत्तियां पाई जाती हैं, उनमें क्या, उनके गुणों में क्या है, वृद्धि करने का कार्य करता है, उनको क्या है, अच्छा बनाने का कार्य करता है। और नाइट्रोजन के द्वारा ही वो क्या है, अच्छी बनी रहती है और उनमें अच्छा गुण प्रजनित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें कि अपने पास हम कहें दाने सुडोल में गूदेदार बनाने काम आता है। ये क्या करता है, जो दाने होते हैं, बीज या दाने हैं, उनको क्या है, दाने हैं उनके दाने डालकर सुडोल दाने को सुडोल व गूदेदार बनाने का कार्य करता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उनको सुडोल में गूदेदार बनाने का कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार से दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है। यानी हम कहेंगे दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़ाती है। प्रोटीन में क्या है, वृद्धि करने का कार्य इसी का है, प्रोटीन में वृद्धि करते हैं, गुणों में वृद्धि करने का कार्य है। इसके अलावा हम कहें गेहूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है गेहूं। इसके अलावा गेहूं के अलावा कहें गन्ना, जई, मक्का, इनके हैं गेहूं, गन्ना, जौ, जई व जौ में। यानी इनमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कई बार हम गेहूं की फसल के बारे में बात करें, गन्ने की फसल के बारे में बात करें, जई की फसल के बारे में बात करें, जौ की फसल के बारे में बात करें, इसमें हम देखते हैं कि जो हमें गेहूं की फसल बोलते हैं उस समय हम क्या गेहूं की फसल बनाते हैं, हम देखते हैं कि एक बीज से एक पौधा न बनकर अनेक पौधे बनते हैं, 5, 7, 10, 15 तक पौधे तक बन जाते हैं। वो क्या, उनकी कलियों में बड़ी होती है, बटिंग होती है, उनकी कलियां रूपांतरित होती हैं, कलियां फूटने का कार्य करती है। हम ऐसा करते हैं, उसमें क्या है, फूटने का कार्य, एक से अनेक पौधे बनने का कार्य होता है। अगर नाइट्रोजन उस मिट्टी में नहीं है तो इसमें क्या है, कमी आएगी। इनमें क्या है कि कमी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, गन्ना, गेहूं, जौ, जई आदि के कले अधिक संख्या में फूटते हैं। आदि के कले अधिक संख्या में फूटते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक बीज से अनेक पौधे बनने का कार्य होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात करें वो ये है कि जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में फास्फोरस व पोटेशियम को संतुलित बनाने का कार्य करते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम को संतुलित रखने का कार्य करती है। किसका, फास्फोरस और पोटेशियम है उसको क्या है, संतुलित रखने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कर दो कि नाइट्रोजन है वो गहरा रंग प्रदान करने का कार्य भी करती है। हम कहें तो अगला लिख सकते हैं कि अपने पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, ये अपने पास इसके क्या थे, कार्य थे। देखो ध्यान देना है, कार्य को दोबारा देखना।
पहला कार्य है वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। पहला कार्य कौन सा है? वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है, पहला कार्य। दूसरा है पत्ती में हरे रंग, पर्णहरित व प्रोटीन की संरचना में मुख्य है। नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर का मुख्य तत्व है, मुख्य अवयव है। इसके अलावा हरे रंग यानी पर्णहरित की स्ट्रक्चर भी क्या है? अहम योगदान निभाता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन, नाइट्रोजन से एमिनो अम्ल, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, एल्केनॉइड्स आदि का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा किन किन का निर्माण होता है? प्रोटीन्स का होता है, एमिनो अम्ल होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और इसके अलावा एल्केनॉइड्स का निर्माण होता है। देखो एल्केनॉइड्स क्या होता है? अपने आप में क्या है कि जिनके संपर्क से बार-बार क्या है उनके आदि हो जाते हैं, ऐसे गुण हैं, वह ऐसे यौगिक हैं। अगला है पत्तियों वाली सब्जियों में गुणों में जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनके गुणों में वृद्धि करने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। किनका कार्य करता है? पत्तेदार सब्जियां हैं उनके गुणों में वृद्धि करने का कार्य नाइट्रोजन द्वारा होता है। नाइट्रोजन के गुणों में वृद्धि करने का कार्य करता है। इसके अलावा दाने को सुडौल व गुद्देदार बनाने का कार्य करता है। जो अपने पास बीज है, फसल के द्वारा उत्पन्न बीज है, उस या दाना है, उसको सुडौल व गुद्देदार बनाने का कार्य इसी का है। इसके अलावा दाने व चारे की फसल को, चारे की फसलों में प्रोटीन बढ़ाता है। दाने व चारे की फसलों में क्या है? प्रोटीन बढ़ाने का कार्य करता है। गेहूं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गेहूं, गन्ना, जई व जौ आदि के पहले अधिक संख्या में नाइट्रोजन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो इनमें क्या होता है? पैदावार बढ़ती है, इनकी पैदावार बढ़ जाती है। क्योंकि क्या है? एक ही बीज से अनेक पौधे बन जाते हैं, फूट फूट कर क्या अलग सारे पौधे बन जाते हैं। और इसके अलावा पोटेशियम और जो फास्फोरस है उसकी मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य भी इसी का है। और नाइट्रोजन पौधों को गहरा व हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो ये तो इसके कार्य थे। अब अपने से कोई ये कहा जाए अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, जितनी मात्रा पर्याप्त है उससे भी अगर ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाए तो फिर क्या क्या हानियां होंगी वो बात करेंगे। तो अधिक नाइट्रोजन से हानियों की बात करेंगे। अगला बिंदु अपना रखेंगे इसी में, क्या है? अधिक नाइट्रोजन से हानियां, तो भी हानियां, कम रहेगा तो भी हानियां है। तुम जो पोषक तत्व उनकी तो पर्याप्त मात्रा रहेगी तभी लाभदायक है। देखो पहला हमने वहां पढ़ा था वानस्पतिक वृद्धि में तेजी करता है, यही पढ़ा था वहां पर। यहाँ हम कहेंगे वानस्पतिक वृद्धि नाइट्रोजन की मात्रा क्या कोई ज्यादा हो तो बहुत तेजी से वृद्धि करेगा, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहला क्या वानस्पतिक अधिक होती है, वानस्पतिक वृद्धि क्या हो जाती है? वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, इनमें बहुत ज्यादा हो जाएगी मात्रा, यानी वृद्धि क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिससे क्या होगा? ज्यादा होने से क्या है? सिंचाई करनी पड़ेगी, क्या है? गिर जाएगी पौधे, यानी ज्यादा हो जाए जिससे सिंचाई के समय गिर जाते हैं इनके पौधे क्या है? सिंचाई के समय क्या है? गिर जाएंगे, क्योंकि वृद्धि क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि। तो जब हम सिंचाई करेंगे तो जब क्या होगा? सिंचाई करने के बाद क्या उनकी जड़ों में पानी जाएगा, जड़ों की पानी जाने से क्या धीरे धीरे वो क्या नीचे गिर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगे, यानी नीचे गिर जाते हैं और कोमलता आ जाती है। और कोमलता आ जाती है। क्या की बेटा? कोमलता आ जाती है। क्या जाएगी? कोमलता में वृद्धि हो जाएगी, यानी पेड़ पौधे हैं वो कोमल हो जाएंगे। अब देखो बात ये है, दूसरी बात कहेंगे जो अपने पास अगर कोमलता में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे कोमलता में वृद्धि के कारण, कोमलता में वृद्धि के कारण, कोमलता में वृद्धि, कोमल है सुंदर हो जाएंगे, कोमलता में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? कीट पतंग व रोगों की आक्रमण बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? कोमलता में वृद्धि का कीट पतंगों व रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है।
रोगों का आक्रमण बढ़ जाता, मतलब ये हो गया कोमलता में वृद्धि होने के कारण कीट पतंगों या रोगों का आक्रमण, जो कीट है, पतंगे हैं या फिर रोग हैं वो ज्यादा क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाते हैं, ज्यादा क्या हो जाएगी, ये लंबे समय तक क्या हो जाएंगे कि रोगी बने रहेंगे, रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा इनको पकने, फसल को तैयार होने में समय ज्यादा लगेगा। अब मैं ऐसा कहता हूँ फसल देरी से पकती है, फसल को पकने में क्या है, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि फसल, हम कहें फसल देरी से पकती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो आप इसका मतलब क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से फसलें लंबे समय तक हरी रहती है, यानी लंबे समय तक हरी बनी रहती है, या लंबे समय तक क्या रहेगा, हरी की हरी नहीं, हरी बनी रहती है। इस कारण क्या है, वो फसलें, इन फसलों को पकने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। इसके अलावा मैं ऐसा कह दूं कि जो कोमलता आ जाएगी, 4 नंबर है कोमलता के कारण, किसके कारण, कोमलता के कारण फसलों में सूखा व पाला सहन करने की क्षमता में कमी आ जाती है। देखो इसका मतलब ये है, कोमलता आ जाएगी तो फसल क्या है, सूखा सहन नहीं करते, पानी की कमी को सहन नहीं कर पाएंगे, और अगर सर्दी ज्यादा हो गई तो पाला पड़ता है, पाला पड़ने की दर को भी ये क्या सहन नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, जल्दी खराब होने का डर रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से भंडारण के गुण में कमी आ जाएगी। 4 नंबर में बात करें तो वो ये है, भंडारण के गुण में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की हानियां कौन कौन से, बेटा ध्यान देना। पहली हानि क्या हमने कहा था, नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि करता है। अगर मात्रा ज्यादा है तो तेज गति से वृद्धि करेगा, पौधे की लंबाई में अनावश्यक वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी सिंचाई करते समय पौधा क्या है, गिर जाएगा नीचे, और उसमें क्या आती है, कोमलता आ जाती है। कोमलता आने के कारण, कोमलता में वृद्धि के कारण कीट पतंगे व रोगों का आक्रमण बढ़ जाएगा। कोमलता आने के कारण क्या है, कीट पतंगों व रोगों का आक्रमण बढ़ जाता है। इसके अलावा फसल देरी से पकती है, क्योंकि हमें पढ़ा था पीछे, नाइट्रोजन के कारण क्या है, हरा रंग क्या है, ज्यादा बना रहता है। तो जब इसमें नाइट्रोजन मात्रा अधिक हो जाएगी तो फसलें काफी लंबे समय तक हरी भरी बनी रहती हैं, इसे पकने में क्या है, काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, कोमलता या फसलों में सूखा में पाला सहन करने की शक्ति में क्या आएगी, कमी आएगी, गिरावट आ जाएगी, और इसके अलावा भंडारण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नाइट्रोजन की कमी से होने वाले, नाइट्रोजन की कमी के प्रभाव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों, ओके।